हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है प्रिवेसी इन ब्लॉकचेन। किस तरह से हम लोग ब्लॉकचेन में प्रिवेसी को इंट्रोड्यूस करें, प्रिवेसी प्राइवेसी जो चाहे वो कह लो, इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जितनी भी पब्लिक ब्लॉकचेन देखी उसमें एक ड्रॉबैक हमने देखा, और वो ड्रॉबैक ये था कि हमारा जितना डेटा होता है वो पब्लिक ब्लॉकचेन पे पब्लिकली अवेलेबल होता है। हाँ, डेफिनेटली यूजर कौन है, किसने किया, इसके बारे में तो हमें नहीं पता होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो डेटा है वो तो पब्लिकली अवेलेबल होता है, राइट। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, बहुत सारी कंपनीज हो गई, वो अवॉइड करती हैं पब्लिक ब्लॉकचेन को यूज करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने पब्लिक ब्लॉकचेन का यूज किया तो उनका जितना डेटा है वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से उनके क्लाइंट का और उनका दोनों का नुकसान हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि मान लो कि मैं एक कंपनी हूँ, और लेट्स से मैं ए और मैं बी पार्टनर में दो पार्टनर्स हैं जिनके साथ मैं ब्लॉकचेन, पब्लिक ब्लॉकचेन के थ्रू इंटरेक्शन कर रही हूँ, ठीक है। अब लेट्स से मैंने पार्टनर ए के साथ एक डील की जिसकी कॉस्ट रखी मैंने 1 करोड़ रुपए, मैंने पार्टनर बी के साथ डील की जिसकी मैंने कॉस्ट रखी 2 करोड़ रुपए। डील सेम थी, बट पार्टनर ए से मैंने चार्ज किए 1 करोड़ रुपए और मैंने पार्टनर बी से चार्ज किए 2 करोड़ रुपए। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर ये डेटा पब्लिकली अवेलेबल हो गया तो सीधी सी बात है, आज नहीं तो कल पार्टनर बी को पता चल जाएगा कि पार्टनर ए से मैंने सिर्फ 1 करोड़ लिए थे उसी डील के लिए, जबकि मैंने पार्टनर बी से 2 करोड़ रुपए लिए थे। तो इससे क्या होगा, पार्टनर बी कहेगा भैया मेरे साथ तो बेईमानी हो गई, तो इसकी वजह से हमारे क्लाइंट्स लॉस होगा और क्लाइंट का भी डेटा जो है वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा। तो इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी खुद की प्राइवेट ब्लॉकचेन बनाती हैं ताकि उनको पब्लिक ब्लॉकचेन का यूज ना करना पड़े। मतलब बेनिफिट तो ब्लॉकचेन के मिले बट पब्लिकली उनका डेटा अवेलेबल ना हो। तो ये जो प्राइवेसी है ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है जब हम ब्लॉकचेन के बारे में बात करते हैं, राइट। तो इस प्राइवेसी को हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं? इस प्राइवेसी को हम अचीव कर सकते हैं यूजिंग कॉन्फिडेंशियल इथेरियम वर्चुअल मशीन, जो कि हमें प्रोवाइड करता है सफायर। अब ये सफायर क्या है? तो सफायर जो है वो हमारी फर्स्ट प्रोडक्शन रेडी कॉन्फिडेंशियल इथेरियम वर्चुअल मशीन है। तो अगर हम बात करें इथेरियम ब्लॉकचेन की, तो इथेरियम ब्लॉकचेन जो है, अगर हमारे कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरत पड़ती है इथेरियम वर्चुअल मशीन की, राइट। ये सारी चीजें तो हम लोगों ने पढ़ी हुई है, राइट। ये हमारा इथेरियम 101 है, राइट। तो सेम हमारे सफायर में भी इथेरियम वर्चुअल मशीन होती है, राइट। बस ये जो इथेरियम वर्चुअल मशीन होती है ये प्रिवेसी ओरिएंटेड इथेरियम वर्चुअल मशीन होती है। यहाँ पे भी आप वैसे ही प्रोग्राम्स लिखते हो जैसे आप सोल्टी में इथेरियम ब्लॉकचेन के लिए अभी तक लिखते आ रहे थे, सेम वैसे ही यहाँ पे भी आप प्रोग्राम्स लिखते हो, वही टूल्स भी यहाँ यूज करते हो जो आप इथेरियम ब्लॉकचेन पे यूज करते थे। बस फर्क ये होता है कि ये ज्यादा इंक्रिप्टेड है, ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, मतलब प्राइवेसी को ये पूरी तरह से रिस्पेक्ट करती है। और ऐसा नहीं है कि आपको सारा डेटा ही प्राइवेट रखना है। ये मत सोचना कि यार सारा डेटा प्राइवेट रखेंगे तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं कि आपको सारा डेटा प्राइवेट रखना है। हाँ, जो डेटा आपको लगता है कि प्राइवेट रखना है उसको आप प्राइवेट रखोगे, जो ट्रांजैक्शन आपको लगता है प्राइवेट रखना है उसको आप प्राइवेट रखोगे। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको प्राइवेसी लेनी है कि नहीं लेनी है। And yes, there is this P4W3 hackathon is going on, that is privacy for the Web3 blockchain. If you are interested in this hackathon, then you can register from the link given in the description, where the prize pool is around $130,000. तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा डेप्थ में समझते हैं कि आखिर में ये काम कैसे करती है और किस तरह से इथेरियम वर्चुअल मशीन से, जो कि हमारी इथेरियम ब्लॉकचेन में यूज होती है, उससे ये डिफरेंट है। तो आइए पहले बात कर लेते हैं कि हमारी जो इथेरियम ब्लॉकचेन है, इथेरियम वर्चुअल मशीन है, वो कैसे काम करती है। फिर हम समझेंगे कि ये जो सफायर है, कॉन्फिडेंशियल इथेरियम वर्चुअल मशीन है, ये कैसे काम करती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इथेरियम ब्लॉकचेन की या फिर हमारे इथेरियम इकोसिस्टम की, तो यहाँ पे होती है नोड्स, राइट। और इन नोड्स में क्या होता है, इन नोड्स में इंस्टॉल होता है हमारा इथेरियम वर्चुअल मशीन, ताकि वो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम्स को, हमारे कोई भी ब्लॉकचेन के ऑपरेशन को रन कर सके, है ना। और ये सारे नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क के थ्रू, और हमारे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम्स ही होते हैं वो हमारे इन नोड्स पे ही रन कर रहे होते हैं, क्योंकि इन नोड्स के पास इथेरियम वर्चुअल मशीन होती है। मतलब जो भी कंप्यूटेशन होता है वो भी हमारे इन नोड्स के ऊपर ही होता है। तो इसमें जो सबसे पहला इशू होता है वो ये होता है कि जितने भी कंप्यूटेशंस यहाँ पे रन कर रहे हैं, राइट, जितने भी कंप्यूटेशंस रन कर रहे होते हैं वो सब के सब कंप्यूटेशन, वो सब का सब डेटा पब्लिकली अवेलेबल होता है। और जो दूसरा इशू यहाँ पे होता है वो ये होता है कि लेट्स से अगर मैं इस इथेरियम ब्लॉकचेन से इंटरैक्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास एक नॉर्मल सा कंप्यूटर है जिसमें इथेरियम वर्चुअल मशीन इंस्टॉल नहीं है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इसके लिए मुझे Web3 गेटवेज का यूज़ करना पड़ता है। तो अगर मुझे कोई भी P2P ट्रांजैक्शन करना है, कुछ भी करना है, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन मुझे अपनी ब्लॉकचेन पे करना है, तो वो मैं डायरेक्टली तो कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास इथेरियम वर्चुअल मशीन नहीं है। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ता है, मुझे Web3 गेटवेज, किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ती है। आपने इन थर्ड पार्टीज़ का नाम सुना होगा, मैंने कई सारे ट्यूटोरियल्स बनाए हैं तो उसमें आपने देखा भी होगा। तो ये थर्ड पार्टीज़ क्या करती हैं, हमें हेल्प करती हैं
ब्लॉकचेन से इंटरैक्ट करने में। तो लेट्स से मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इन थर्ड पार्टी से इंटरैक्ट करता हूँ वाया HTTP कि भाई देखो मुझे ये ट्रांजैक्शन करना है, ये मुझे करना है। फिर ये वेब3 गेटवेज क्या करते हैं, ये वेब3 गेटवेज फिर हमारी हेल्प करते हैं इस P2P ट्रांजैक्शन को करने में, ताकि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो ब्लॉकचेन के साथ हो पाए। अब इसमें मेजर इशू ये है कि यहाँ पे ये जो वेब3 गेटवेज हैं ये इन्वॉल्व हो जाते हैं और हमारा जो भी डेटा है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है, ये इनके वाया होते ही हमारी ब्लॉकचेन तक पहुंचता है। तो काइंड ऑफ एक मिडिल मैन यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया है जो कि हमारे सारे ट्रांजैक्शंस को, हमारी सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है। तो डेफिनेटली ये भी चीज़ हम नहीं चाहते और यहीं पे फिर हमें ज़रूरत पड़ती है कॉन्फिडेंशियल इथेरियम वर्चुअल मशीन की। तो अब आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो सब के सब इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में है, पहली चीज़। दूसरी बात, यहाँ पे जो डेटा स्टोर हो रहा है, जो कंप्यूटेशन हो रहा है, वो भी सब इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में हो रहा है। ये चीज़ पहले वाले स्लाइड में नहीं थी, राइट? पहले वाले स्लाइड में अगर मैं वापस आपको लेके चलूँ तो हमारे पास जो डायग्राम था, जो हमारे पास आर्किटेक्चर था, वो कुछ इस तरह से था जहाँ पे ट्रांजैक्शन, डेटा, कंप्यूटेशन सब कुछ पब्लिकली अवेलेबल है। वहीं पे अगर आप ये वाली देखोगे जो कि हमारी कॉन्फिडेंशियल इथेरियम वर्चुअल मशीन है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो कंप्यूटेशन है, हमारा जो डेटा है, सब इंक्रिप्ट हो चुका है। जो हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो भी आउटसाइड द इथेरियम ब्लॉकचेन जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, वो सब के सब अब कॉन्फिडेंशियल है, इनक्रिप्टेड है। तो ये बेनिफिट होता है आपकी कॉन्फिडेंशियल इथेरियम वर्चुअल मशीन का। अब इस चीज़ को अचीव करने के लिए जो सफायर है वो यूज़ करती है ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट का। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे और इसी के थ्रू हमें क्या मिल पाती है, कॉन्फिडेंशियल स्टोरेज मिल पाती है, साथ ही साथ एंड टू एंड इनक्रिप्शन मिल पाता है। अब आगे बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर से कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है? अभी तक हम लोगों ने सफायर के बारे में काफ़ी कुछ देखा कि यार सफायर क्या कर रहा है, हमें कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड कर रहा है, इंक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा है, प्राइवेट स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है, ये सब तो ठीक है। बट क्या ये सेम चीज़ हम इथेरियम वर्चुअल मशीन में नहीं कर सकते? जैसे कि इंक्रिप्शन वाले अगर मैं बात करूँ, इंक्रिप्शन के ही पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, तो सफायर हमें क्या दे रहा है, इंक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा है, राइट? तो क्यों ना हम जो डेटा पब्लिक ब्लॉकचेन पे, जो हमारी इथेरियम की ब्लॉकचेन है, उस पर स्टोर कराने से पहले उसको इंक्रिप्ट कर दें, तो हमारा काम तो हो जाएगा। तो हमें सफायर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हमारा जो डेटा पहले डायरेक्टली पब्लिक ब्लॉकचेन पे जा रहा था, अब हम उसको इंक्रिप्ट करके भेज रहे हैं, राइट? तो इससे तो हमारा काम बन जाना चाहिए। तो सोचा कि ऐसा हम कर क्यों नहीं रहे? तो भाई इसके पीछे की वजह है, इसके पीछे की वजह ये है कि अगर आप इथेरियम ब्लॉकचेन पे डेटा को इंक्रिप्ट करके भी भेजोगे, तो ज़रा सोचो कि इंक्रिप्ट करोगे कैसे? इंक्रिप्ट करने के लिए आपको प्राइवेट की ज़रूरत है और प्राइवेट की भी अगर आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि इथेरियम ब्लॉकचेन तो अपने में ही रहती है ना। इथेरियम ब्लॉकचेन अगर आपने देखा हो, इसीलिए तो हमें ओरेकल्स की ज़रूरत पड़ जाती है। तो जो इथेरियम ब्लॉकचेन है वो विद इन इथेरियम इकोसिस्टम ही काम कर रही होती है ना। तो अगर हमारे पास प्राइवेट की का भी ऑप्शन होगा, तो वो प्राइवेट की भी तो हमें कहीं ना कहीं स्टोर करानी पड़ेगी ना। और अगर वो प्राइवेट की हम इथेरियम ब्लॉकचेन पे ही स्टोर करा देते हैं, प्राइवेट की से हमने प्राइवेट की के थ्रू डेटा तो इंक्रिप्ट कर दिया, अब वो प्राइवेट की भी इथेरियम ब्लॉकचेन पे है, तो भाई वो प्राइवेट की भी तो पब्लिकली अवेलेबल हो गई। अब वो प्राइवेट की भी तो किसी के भी एक्सेस में आ जाएगी। तो अगेन यहाँ पे एक इशू हो जाएगा। तो अगर आप ये सोचो कि मैं प्राइवेट की को भी इंक्रिप्ट कर दूंगा, तो भैया अगर आप प्राइवेट की को भी इंक्रिप्ट करोगे तो उसके लिए भी आपको प्राइवेट की चाहिए। वो प्राइवेट की कहाँ स्टोर करोगे? अगेन वो इथेरियम ब्लॉकचेन पे स्टोर होगी, पर अगेन आगे प्राइवेट की लीक हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो सफायर का आर्किटेक्चर है, जो कॉन्फिडेंशियल इथेरियम वर्चुअल मशीन का जो आर्किटेक्चर है, ये काफ़ी डिफरेंट है हमारी इथेरियम वर्चुअल मशीन से। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसके क्या क्या यूज़ केसेस है। ये डेटा प्राइवेसी के बारे में तुमने बात कर ली, पर एक्चुअली में इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, इसके बारे में ज़रूर से पहले बात करते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे जो हमारा ये कॉन्फिडेंशियल इथेरियम वर्चुअल मशीन है, ये बिहाइंड द सीन ये सारी चीज़ें कर कैसे पा रहा है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ केस है वो है वोटिंग का। कि अभी तक हम जब वोटिंग की बात करते थे तो उसमें इशू ये था कि हमारा जो वोट था, अगर मैं किसी को वोट कर रहा हूँ तो वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाता। तो आपने देखा होगा कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा, क्योंकि हमारा अगर वोट पब्लिकली अवेलेबल होगा तो कोई भी हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, राइट? तो हम उसको कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं यूजिंग द कॉन्फिडेंशियल इथेरियम वर्चुअल मशीन, दैट इज सफायर। इसका जो सेकंड यूज़ केस है वो है गेमिंग। तो अभी तक क्या होता था कि जब हम गेमिंग में कोई भी एसेट्स होते थे या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होती थी कि जो कि हमें आउट ऑफ द रीच ऑफ द गेमर्स रखनी होती थी, ताकि वो उसको रीच करके गलत इस्तेमाल ना कर लें गेम में उसका, तो हमें उसे ऑफ चेन रखना पड़ता था। बट क्योंकि अब हमारे पास इंक्रिप्टेड डेटा का ऑप्शन है, हमारे पास इंक्रिप्टेड ट्रांजैक्शंस का ऑप्शन है, तो अब हमें इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ रैंडम नंबर। तो अब हम रैंडम नंबर्स को भी विद इन द गेम यूज़ कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं यूजिंग द सफायर इथेरियम वर्चुअल मशीन। नाउ द थर्ड थिंग इज ट्रेडिंग एंड अकाउंटिंग। अभी तक क्या होता था कि हम जो भी ट्रेड कर रहे थे वो पब्लिकली अवेलेबल है, तो वहाँ पे हम अच्छे से अपने आप को पोजीशन नहीं कर पाते थे। अगेन आई एम नॉट वेरी मच इनटू ट्रेडिंग, बट
आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि मेरी जो ट्रेड है वो सबको पता चल जा रही थी, जो कि मैं नहीं चाहता, क्योंकि इससे हो सकता है मुझे लॉस हो जाए। मैं चाहता हूँ कि ये जो ट्रेडिंग है ये कॉन्फिडेंशियल हो, तो यहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ केस जो मुझे लगता है वो है सील ऑक्शंस का। तो ऑक्शन जनरली जो होते हैं, कुछ ऑक्शंस तो देखो पब्लिक होते हैं, बट कुछ ऑक्शंस ऐसे होते हैं जो को प्राइवेट रखा जाता है जानबूझ करके, ताकि जो ऑक्शन करा रहा है उसको भी फायदा हो, और ताकि जो ऑक्शन कर रहे हैं, मतलब जो लोग इन्वॉल्व हैं, वो एक दूसरे के ऑक्शन के जो भी रिजल्ट है उससे इन्फ्लुएंस ना हो। तो उस चीज़ को भी अवॉइड करने के लिए हमें ऑक्शंस को प्राइवेट रखना पड़ता है। अब हमारे पास ब्लॉकचेन की पावर है, उस ऑक्शन को तो प्राइवेट रख ही पाएंगे, साथ ही साथ वो ऑक्शन अब एक तरह से कह सकते हो ट्रांसपेरेंट भी होंगे, क्योंकि सब कुछ ब्लॉकचेन पे स्टोर होगा, तो सब कुछ पब्लिकली अवेलेबल भी होगा जब हम चाहेंगे तब। तो हमारा जो ऑक्शन जब हो जाएगा तो हम चाहे तब उस डेटा को फिर प्राइवेटली मतलब पब्लिकली अवेलेबल करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी एज एन ऑप्शन है, हम उसको जब चाहे तब चेंज भी कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं सेफायर के आर्किटेक्चर के बारे में। अब सेफायर के आर्किटेक्चर को समझे उसके पहले हमें ये भी समझना होगा कि ये जो हमारी सेफायर की कॉन्फिडेंशियल चेन है ये रन कहाँ पे होती है। तो बेसिकली ये जो चेन है ये रन होती है हमारे ओएसएस नेटवर्क पे, और ओएसएस नेटवर्क एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है, लेयर 1 डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है, जो कि प्रिवेसी ओरिएंटेड ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो प्रिवेसी फर्स्ट, तो दिस इज अ प्रिवेसी ओरिएंटेड लेयर 1 डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन। और इस ओएसिस नेटवर्क को अगर हमें समझना है तो हमें सिंपली ये डायग्राम देखना है, जो देखने में थोड़ा डिफिकल्ट है, आई अंडरस्टैंड, बट ट्रस्ट मी बहुत ईजी है। तो अगर आप ध्यान से इस डायग्राम को देखोगे तो हमारा ये जो ओएसिस नेटवर्क है ये दो लेयर्स में यहाँ पे डिवाइडेड है। पहली है हमारी कंसेंसस लेयर और दूसरी है हमारी कंप्यूटर लेयर। तो कंसेंसस लेयर के नाम से ही पता चल रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक चीज़ भी लिखी हुई है, वेरीफाइबल कंप्यूटिंग, कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास कई सारे वैलिडेटर्स होते हैं जो कि डिसेंट्रलाइज वे में ऑपरेट कर रहे होते हैं, और जो भी कंप्यूटेशन हमारे नीचे वाले इस लेयर में होता है, कंप्यूटर लेयर में जो भी कंप्यूटेशन होता है उसको वेरीफाई करने की आप कह सकते हो जिम्मेदारी होती है हमारे इस कंसेंसस लेयर की। ओके, और ये जो हमारी लेयर होती है कंप्यूटर लेयर, दिस इज आवर कोर लेयर, जहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास कई सारे एनवायरनमेंट है। इन एनवायरनमेंट को पैरा टाइम भी कहा जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो, तो ये कई सारे पैराडाइम्स हैं, और ये जो अलग अलग पैराटाइम्स हैं ये अलग अलग तरह का काम करते हैं। जैसे कि ये जो पहला पैराटाइम है जिसको आप साइफर के नाम से जानते हो, WSM कंपैटिबल होता है, मतलब कि यहाँ पे आप रस्ट बेस्ड प्रोग्राम्स लिखते हो। दूसरा आप देख सकते हो यहाँ पे है एमरल्ड, जहाँ आप ये जो एमरल्ड बेसिकली चेन है ये EVM कंपैटिबल है, बट ये प्रिवेसी ओरिएंटेड नहीं है। मतलब आप यहाँ पे सोल्टी के कोड रन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट दिस इज नॉट प्रिवेसी ओरिएंटेड, सो नॉट रिकमेंडेड। और फिर हमारे पास जो चेन आती है जो कि है सफायर की कॉन्फिडेंशियल इथेरियम वर्चुअल मशीन। ये वो चेन है जहाँ पे आपको ट्रस्टेड एग्जीक्यूटेड एनवायरनमेंट मिलता है, जहाँ पे आपको प्राइवेट स्टोरेज मिलता है, जहाँ पे आपको इंक्रिप्टेड ट्रांजैक्शन इंक्रिप्टेड डेटा मिलता है, और इसी चेन पे फिर आप क्या करते हो, अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करते हो, इन पे डेटा स्टोर करते हो, और बहुत सारी चीज़ें करते हो, जिसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा डेप्थ में देखेंगे। तो ये तो एक ओवरव्यू था, हाई लेवल ओवरव्यू था, जहाँ पे आपकी सफायर कॉन्फिडेंशियल इथेरियम वर्चुअल मशीन रन कर रही है। बट अब इसके थोड़े आर्किटेक्चर को जूम इन करके समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। एंड यस, अगर आपको सफायर के बारे में, ओएसिस नेटवर्क के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है तो आप इनके डॉक्यूमेंटेशन को रिफर कर सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से ये डॉक्यूमेंटेड है, एंड डेफिनेटली इस पर भी एक ट्यूटोरियल हम बनाएंगे। ज़रूर से कमेंट भी कर देना, वैसे इस पर ट्यूटोरियल आएगा जहाँ पे कॉन्फिडेंशियल डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन भी हम आने वाले टाइम में बनाएंगे। तो आइए बात करते हैं द ओएसिस आर्किटेक्चर सफायर के बारे में, कि आखिर में ये ओवरऑल ये जो कॉन्फिडेंशियल इथेरियम वर्चुअल मशीन है ये रन करती कैसे है। तो इसके बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है हमारा सफायर का ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। ये वो एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है इन अ कॉन्फिडेंशियल मैनर। मतलब ये इस तरह से एग्जीक्यूट होता है कि जो भी सेंसिटिव डेटा होता है उसके बारे में जो नोड्स हैं जो इनको एग्जीक्यूट भी कर रही होती है उनको भी कुछ आइडिया नहीं होता है। फिर दूसरा जो कंपोनेंट होता है हमारा उसे हम कहते हैं की मैनेजर। अगेन आप देख सकते हो ये भी ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट में ही रन कर रहा है, नाम से ही पता चल रहा है ये की मैनेजमेंट करता है। तो हर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसकी एक यूनिक की होती है जिसके थ्रू इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है डेटा का, और की मैनेजर उस चीज़ को मेंटेन करता है। और अगेन क्योंकि ये भी ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट में रन कर रहा होता है तो यहाँ पे भी जो नोट्स होती है उनको कुछ आइडिया नहीं होता है कि यहाँ पे कैसी की है, क्या है कि ये कुछ भी नहीं पता होता है। देन द थर्ड कंपोनेंट इज योर केवी डेटाबेस, जहाँ पे आपका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है, इंक्रिप्टेड डेटा है, वो सारी चीज़ें आपके इस डेटाबेस में स्टोर होती हैं। ठीक है, सब कुछ नोट्स के थ्रू हो रहा होता है, सब डिसेंट्रलाइज वे में हो रहा होता है। अब ये जो तीनों कंपोनेंट होते हैं ये बेसिकली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय दिस ओएसिस पैराडाइम एसडीके। तो ये ओएसिस पैराडाइम एसडीके इन तीनों कंपोनेंट्स आप कह सकते हो एक दूसरे से कनेक्ट करता है, और ये कुछ इस तरह से दिखता है। एंड आई तो फिर से मैं कहूँगा कि ये डायग्राम थोड़ा देखने में टफ है बट ट्रस्ट में बहुत ही ईजी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये बताता हूँ। लेट्स से मान लो एक एलिस है, एलिस को कोई लोन लेना है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो एलिस जब ये लोन के लिए अपनी इन्फॉर्मेशन डालेगी तो वो पहले अब जो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डालेगी, राइट, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो एग्जीक्यूशन होगा वो आपके सफायर के
ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट में होगा। तो एलिस ने जो भी डिटेल्स अपनी इनपुट की होंगी कि भाई उसका बैंक बैलेंस क्या है, क्योंकि लोन ऐसे तो मिलता नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन बतानी होती है ना, मैं कहाँ पे काम कर रही हूँ या फिर मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास क्या एसेट्स हैं, तो इसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सब कॉन्फिडेंशियल तो होगी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसी कॉन्फिडेंशियल जो डेटा है उस पर एग्जीक्यूट करेगा, उस पर रन करेगा, मगर नोट्स को कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या है एलिस की इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो इंक्रिप्शन का पार्ट है, राइट, आपका जो डेटा है उसको इंक्रिप्ट किया गया, राइट, तो डेफिनेटली उसके लिए की ज़रूरत है और उस की के लिए ही हम की मैनेजर का यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली हम नहीं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मैनेजर का यूज़ कर रहे हैं। हर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास अपनी यूनिक की होती है और उसी के थ्रू ये इंक्रिप्शन हो पा रहा है। तो की मैनेजर यहाँ पे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ऑफ एलिस डेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन हो जाएगा तो हमें एक आउटपुट मिलेगा, राइट, तो वो आउटपुट भी हमें कहीं स्टोर कराना होगा और इस तरह से स्टोर कराना होगा कि वो कॉन्फिडेंशियल हो, वो किसी को पता ना चले, क्योंकि भाई एलिस को या तो एलिस का लोन एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा, उससे कुछ हमें आउटपुट तो मिलने वाला है। तो वो आउटपुट हमें किस तरह से स्टोर कराना है कि वो किसी के भी थ्रू एक्सेसिबल ना हो। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उस आउटपुट को हम की मैनेजर के थ्रू पहले तो की एक्सेस करके उसको इंक्रिप्ट करेंगे और फिर उसे कीवी डेटाबेस में जाकर के स्टोर करा देंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा ये कॉन्फिडेंशियल इथेरियम वर्चुअल मशीन वर्क करेगा। और मैंने इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो स्लाइड में भी शेयर कर दिया, आपके साथ डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी शेयर कर दूंगा। आप इसके बारे में और अगर थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हो तो आप डेफिनेटली जान सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और, केवी जो मैं बार बार यूज़ कर रहा था, केवी का मतलब है, फुल फॉर्म है की वैल्यू डेटाबेस, तो जहाँ पे आपका जो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट का डेटा है वो स्टोर होगा। ओके, एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर ट्यूटोरियल। आई होप आपको ये वीडियो देखने में मजा आया होगा, काफ़ी कुछ हम लोगों ने इसमें नया सीखा। एक चीज़ जो लास्ट में मैं जरूर से शेयर करना चाहूँगा अबाउट ओएसएस, जो मुझे अच्छी लगी, वो है इनका ओएसएस प्राइवेसी लेयर। तो बेसिकली अभी तक हमारी जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है वो प्राइवेसी ओरिएंटेड नहीं है, राइट, बट ओएसएस प्राइवेसी लेयर का यूज़ करके हम अपनी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन को प्राइवेसी ओरिएंटेड बना सकते हैं विदाउट मॉडिफाइंग द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। मतलब कि हमें जो भी अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, हमें सिर्फ ओएसएस प्राइवेसी लेयर का यूज़ करना है और उसके थ्रू हमारी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन प्राइवेसी ओरिएंटेड हो जाएगी। मगर ये सिर्फ इथेरियम कंपैटिबल ब्लॉकचेन्स के लिए ही है। बट डेफिनेटली इस पर एक थोड़ा बड़ा वीडियो बनाएंगे, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम कवर अप करेंगे। मैंने कहा आपको एक आइडिया दे दूँ, अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो डेफिनेटली आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। तो चलो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।